उनको बोलिए चुप होते 1 मिनट। नमस्कार साथियों, राम राम सारे भाइयों को, सारी बहनों को। और भाई आज बहुत दिन के बाद लाइव आए हैं। विषय कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं चाहता था कि आप लोगों को एड्रेस करूं। आप लोगों को मैं बताना चाहता था कि भाई अभी हाल फिलहाल के अंदर मोदी कुछ ज़्यादा साइलेंट हैं, कुछ ज़्यादा एक्टिविटी उनकी तरफ से हमारे को नज़र आ नहीं रही है। लेकिन हम एक चीज़ का एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। आज ये एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जैसे एक बार प्रचार के दौरान ये बात बोली गई थी ना कि 100 दिन का टाइम दे दो, 100 दिन में हम कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, बड़ा करके दिखाएंगे। और जब उसकी रिपोर्ट कार्ड दी गई तो उसके अंदर हमने देखा ऐसा कुछ 100 दिन के अंदर बड़ा तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया था। और इस दौरान हम देख रहे थे कि भाई बहुत सारा विपक्ष भी हमलावर था। तो एक तरीके से ये एनालिसिस करने वाले हैं आज हम, मोदी का एनालिसिस 100 दिन का, और क्या अभी घटित होने लग रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि भाई सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जाते हैं कि भाई अब हाल फिलहाल में जो मोदी है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। प्रधानमंत्री मोदी अब हमारे को ना बहुत ज़्यादा चुप नज़र आने लग रहे हैं। जैसे इतनी एक्सट्रीम साइलेंस जो है वो इस चीज़ के लिए हमारे को कुछ ना कुछ मतलब सस्पिशियस सी लगती है, इतनी ज़्यादा साइलेंस क्यों है। अब हम देखते हैं कि भाई हाल फिलहाल में हमारे को अगर चीज़ देखनी है ना, देखो मोदी जी एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो मतलब जिसको बोलते हैं ना लाइन के बीच में, अक्षरों के बीच के अंदर जो स्पेस होता है उसको पढ़ते हैं। ये कोई सतही तौर के राजनेता नहीं है, ग्राउंड से उठे हुए राजनेता हैं, इसलिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। अब बात करते हैं भाई क्या क्या हाल फिलहाल में मोटी मोटी चीज़ हुई है। अभी हाल फिलहाल में जो जिस 2 बातें जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अभी बातचीत चल रही है और जो मतलब अभी न्यूज़ में आया हुआ है, एक तो जैसा कि इलेक्शन के दौरान ये चर्चा भी उठी थी और ये बोल दिया गया था 1 नेशन एंड 1 इलेक्शन। देश के अंदर जब भी देखो हमारा देश हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहता है। हर 6 महीने के बाद कभी यहाँ इलेक्शन, कभी यहाँ इलेक्शन, कभी यहाँ इलेक्शन। और ये जो अवस्था है ना किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि काम करने की फुर्सत नहीं। जैसे ही काम करने लगे तो भाई इस अगर ये कुछ कर देंगे ना, इलेक्शन का ये प्रभाव पड़ेगा, ये खुल के तो कोई काम हो ही नहीं पाता। कभी किस इलेक्शन के लिए डर जाओ, कभी किसी इलेक्शन के लिए डर जाओ, कभी हर राज्य मतलब राज्य के अंदर हर 6, 7 या 8 महीने के अंदर 2, 3 एक दो या 2, 3 राज्यों के अंदर इलेक्शन होते ही रहते हैं। जैसे अभी आने लग रहे हैं हरियाणा के इलेक्शन, आने लग रहे हैं महाराष्ट्र के, आने लग रहे हैं जम्मू के, अभी हाल फिलहाल में हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी भी हैं। सरकार अपना बड़ा एक्शन लेने की वो करती है तो कहीं ना कहीं टांग खींचने की बात होती है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया उपाय जो है मोदी जी ने ये बहुत बढ़िया काम किया। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक टाइम पे इलेक्शन हो जाओ जब होने चाहिए। अब इसके लिए जो ये मैं अपनी तरफ से एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, ये कुछ और नहीं है। हालांकि 2 गतिविधियाँ होंगी, सिचुएशन 2 ही होनी है। पहली के चांस ये हैं, मोदी ने अभी तक जितनी बार मोदी जी ने जो भी सरकार चलाई है ना, मोदी जी ने वे सारी जो सरकार चलाई हैं पूर्णतः बहुमत की चलाई है, अड़की टेढ़ी मेढ़ी चलाई नहीं है। तो एक 2 संभावनाएं बनती हैं बड़ी। पहली संभावना ये बनती है कि भाई अब भी जो कहीं ना कहीं जो सहारा लेना पड़ा है इनका, मतलब यूँ सोच लो तेलुगु देशम पार्टी का, मतलब ये टीडीपी वाला और ये नीतीश कुमार, जो ये इनका जो सहारा लेना पड़ा है, इस ज़्यादा दिन तक अगर ठीक चलती दिखी तो चलेगी, नहीं तो ज़्यादा एंड टेंड मानने वाले नहीं है मोदी जी। अब भाई ठीक है मैं तो इलेक्शन में फिर चला जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, हिंदुओं को अब आज समझ में आने लग रही है उन्होंने क्या खो दिया। अब उन एक शौक में है वो, शौक वे अब यार इतनी कम सीट कैसे आई, उस चीज़ का एनालिसिस नहीं करेंगे। वो हमने बहुत बार पहले भी कर रखा है और आपको पता भी होगा, हर एक को पता है भाई इतनी सीट कम कैसे आई, क्यों नहीं निकले, आदमी छुट्टी मनाने चले गया और 100 एक्सक्यूज़ थे। आज की बात करते हैं, ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का ये प्रभाव पड़ेगा। बहुत हद तक चांसेस है 2027 में इलेक्शन हो जाए। 2027 में लोकसभा के और सारे राज्यों के एक साथ इलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अगर 2027 की जो संभावना है इलेक्शन की, अगर हम उसको
छोड़ देते हैं तो ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। ये पूरी पुख्ता भविष्यवाणी है, बीच में कोई नहीं इसको डिरेल कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई आज भी जो इतने दिन से 15 साल से तेलुगु देशम पार्टी जो बाहर बैठी है, ये उस टाइम पर जो पहले ये जो झगड़ा करके गई थी ना अपने आप, अब इसको समझ में आ गया है कि भाई अगर मेरे को वापस सत्ता में रहना है तो मैं आई भी बीजेपी की वजह से ही हूँ और मेरे को इसके साथ ही रहना है। नीतीश कुमार का जिसका खुद का आधार घट गया था, उसको समझ गया था बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इनके साथ रहूँगा कुछ पा जाऊँगा, कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। तो भाई ये या तो चलेगी 5 साल या चलेगी 2027 के अंदर पूरे देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो पहली तो जो बड़ी चीज़ है वो है ये, जिस चीज़ के लिए योर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक होगा, मैं आपको बताने लग रहा हूँ, हिंदुओं को अपनी गलती का एहसास होने लग रहा है कि 240 सीट दे के गलती कर दी। अब की बार अगर काम हो गया, गारंटी दे रहा हूँ बहुत ज़्यादा सीट आएंगी बहुत ज़्यादा। नंबर तो अभी हम कुछ प्रिडिक्ट कर नहीं सकते, लेकिन पूर्ण बहुमत से आएगी और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से आएगी। आज की वस्तु स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर बहुमत आ गया है। इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे, अगर बहुमत और ज़्यादा होता, लोकसभा में सीट और बड़ा खुल के खेलते, लेकिन अब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरा जो मेन काम होया है, जो सबको पता है, वक्फ बोर्ड, जो ये वक्फ है, वक्फ बोर्ड, इसके बारे में पहले भी हमने बताया, क्या एक तरीके से माफिया का काम कर रहा था। यो माफिया का काम कैसे कर रहा था? जो भी ज़मीन हमारे को पसंद आ गई, वह ज़मीन हमारी है। अब उसके लिए कोई बहाना बनाना पड़े, वक्फ बाय यूज़र, या किसी की ईंट गाड़ दो, कोई मढ़ी बना दो, कुछ भी बना, मतलब कोई ईंट गाड़ दो, कहने का मतलब कुछ रात रात को मज़ार बना दो, बताने की किसी को ज़रूरत होती नहीं थी, अपने कागज़ों में चढ़ा लो और फिर बाद में सीधा नोटिस दे दो। अब देखते हैं प्रभाव क्या पड़ा। अब इस चीज़ को ज़्यादा डिटेल में ना लेकर के संक्षेप में मैं लूँगा। देखो क्या क्या सरकार ने काम किया है। पहले समस्या सुनते हैं, फिर काम क्या हो रहा है, मतलब फिर आखिर में समाधान की तरफ आएंगे। समस्या क्या है? वक्फ बोर्ड। वक्फ इतनी भारी समस्या है हमारे देश की। पाकिस्तान से ज़्यादा ज़मीन भारत के अंदर पाकिस्तान के मानने वालों को, उनको एक तरीके से जो एक टाइम पे यहाँ से चले जाने चाहिए थे, उनके नाम पर अब भी पड़ी है। ठीक है, 9 लाख से ज़्यादा ज़मीन, मतलब जो है स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा इनके पास होगी है। तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर हो गया है आर्मी, रेलवे के बाद तीसरा यही हो गया है। अब इनके पास ज़मीन कैसी आई? जो 2013 में अमेंडमेंट हुए थे ना, किसी भी ज़मीन को अपना तुम वक्फ वो घोषित कर दो, और फिर अब इन्होंने बढ़ चढ़ के काम चालू कर दिया भाई, किसी को भी ज़मीन को चढ़ाने लग देते हैं। आज की ही खबर है, आज की, अभी जेपीसी चल रही है। जब सरकार ने ये कानून इंट्रोड्यूस करा ना, तो फिर ये पै करने लग गए। ये क्या, जो इनके नेता थे, अब उनके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले ये सुनो कि क्या ये कहने लग गए कि हमारी तो सबसे पहली बात है हमारी सुनवाई नहीं होती है। तो मोदी जी ने सबसे पहले क्या कहा कि तुम अपनी सुनवाई करो, तुम्हारी सुनवाई ही करेंगे। सुनवाई के लिए जैसे कानून लाया, उसको जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर भेज दिया। अब तुम अब चर्चाएं करो, उनके भी बैठा दिए, अपने ही बैठा दिए, अब चर्चा हो रही है वहाँ पे। आज तक इतिहास है, कोई भी जेपीसी बैठी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी है, तो रोज़ किसी की बैठक नहीं हुई। लगातार 4 बैठक हो चुकी हैं और 6 बैठक होंगी, जो अभी तक गया था, हो सकता है फालतू भी हो जा, लेकिन इलाज करके ही उठेंगे। एवरी डे बैठ रहे हैं, एवरी डे। जैसे राम मंदिर का फैसला हो रहा था ना, राम मंदिर के लिए अगली तारीख दे दी, 2 महीने के बाद दे दी, 6 महीने की तारीख दे दी, 8 महीने की दे दी, 1 साल की बात दे दी, ना फिर एवरी डे सुनवाई हुई। ऐसे ही जेपीसी, इसके अंदर सारी नेताओं के बैठे हैं। और सबसे कमाल की बात तो यह है, ओवैसी, मैं उसको कुछ मानता भी नहीं, एक ही सीट है उसकी लोकसभा में, उसको भी बैठा दिया। अक्ल को तू इस तरीके से बिलबिलाए ना कि तेरे को वो नहीं सुनवाई, तू भी भौंक ले, बोल ले, कुछ भी बोल ले, तुम्हारे को भी स्पेस दे दिया गया है, तुम अपना कुछ भी बोल लो। बहुमत हमारा है। अब बहुमत हमारा है तो अब इस चीज़ का क्या नाम है, वो समाधान अपने आप कर लेंगे। ये 4 बैठक हो चुकी हैं। अब क्या काम किया, अब सरकार ने ऊपर से, आपने सुना होगा, अब भाई हमारे जो
क्या नाम गृह मंत्री उनकी तरफ से ये बयान आ गया कि भाई हमारा बहुमत है, हम तो लेके आएंगे। अब ये क्या कर रहे थे, आज की घटना है, न्यूज़ में आया है, वक्फ बोर्ड ने अपनी माफियागिरी की वजह से 6 मंदिर, 6 हिंदू मंदिर, उनको भी वक्फ में चढ़ा दिया। बिहार का एक गांव 80% हिंदू है, वहाँ पे वो पूरा गांव को नोटिस पहुंचवा दिया है कि ये वक्फ की ज़मीन है, इस ज़मीन को खाली कर जाओ। कहाँ से आया भाई? ऐसे ऐसे पता नहीं कितने उदाहरण हैं, कितने उदाहरण है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ये सर्वे करता है, इनकी ज़मीनों को अपने नाम पर रजिस्टर कर दिया। अरे और से और क्या बताऊं, आप जाओगे ना, हमने तो कभी सुना भी नहीं, मतलब ये आश्चर्य होता है देख के। कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था, वहाँ पे भी मज़ार बना दी। आप कुरुक्षेत्र के अंदर जाके देखना, जहाँ पे वो जगह है ना, वहाँ पे मज़ार कहाँ से आई? कोई पता नहीं क्या है, इनका कचरा मर जाओ चिड़ियाघर में, चिड़ियाघर वाले बाबा, कोई फलाना बाबा। ब्रेकर थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाओ, थोड़ा बड़ा ब्रेकर बन गया ना, ये उसके ऊपर भी चादर बिछा सकते हैं और उसको भी कल को वक्फ लैंड घोषित कर सकते हैं। अगर भाई इस ब्रेकर के ऊपर हमारा कोई मरा हुआ था, उठा के देखो नीचे तो ब्रेकर है, पुल के ऊपर मज़ार, वो चढ़ा दी। फिर ऐसे कर करके इन्होंने ऐसा काम कर दिया। और पता है कमाल की बात क्या हुई है? कमाल की बात एक और हुई है। अब ये रोज JPC की पार्लियामेंट्री की जो बैठक होने लग रही है ना, इसके अंदर सबसे पहले मैं बता रहा हूँ ये हुआ क्या है। मोदी सबसे पहले जो और आदमी होते हैं ना, उनको थकाता है, फिर निचोड़ता है। मोदी जी ने क्या काम करा, जो ये विरोध के अंदर ये थे ना, पहले मुसलमान ही बुलाए। हाँ भाई मैं ये करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मुसलमान आ जाओ सारे, किसको दिक्कत है किसको दिक्कत नहीं है वो बताओ। अब उसके अंदर ये मुसलमान होते हैं मोटे तौर पे, वैसे तो ये देखोगे ना, ये हैं 150 तरीके के मुसलमान, 150 तरीके के होते हैं, वे अलग अलग कभी बताएंगे हम। लेकिन मोटे तौर पे दो समझ लो, एक तो अशराफ और दूसरे पसमानदा। पसमानदा कौन है? जो भारत के जो परिवर्तित होके वो हो गए। अशराफ यूँ सोचते हैं हम सबसे ऊंचे हैं। जितने 80 हमारे देश के अंदर 85% जो मुसलमान हैं वो भारतीय देशज मुसलमान हैं, मतलब वे हमारी जातों में से हैं। जैसे यूपी की तरफ चले जाओ तो ब्राह्मण मुस्लिम भी हैं, जैसे मुस्लिम त्यागी भी हो गए। अलग अलग जगह ये जम्मू कश्मीर में जो है मुसलमान बने हुए हैं, ये भी ब्राह्मण हैं, या फिर और अलग जातों में हो गए हैं, राजपूत मुस्लिम हो गए हैं, अलग अलग सारी जातों में हैं जितनी हैं। तो भाई यहाँ के नेटिव हैं, उन्होंने बोल दिया भाई हमारे को 1% भी इनका कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा, हम नहीं चाहते। ये क्या काम करते हैं, इस वक्फ के अंदर इनका अपने आप उपभोग करते हैं, हमारे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, इसको वापस ले लो। पसमानदा मुसलमानों ने सपोर्ट कर दिया और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट कर दिया। तो अब सरकार को ये हो गया कि भाई ठीक है, तुम्हारे को रिप्रेजेंटेशन जो देना था वो दे लिया, अब होएगा ये पास। ये हो गया। अब हम जो दूसरी चीज़ देखते हैं कि हमने जो अभी हाल फिलहाल में देखा, आप एक चीज़ सोच के देखना, इससे पहले 100 दिन तक खूब बिलबिलाए। ये कौन बिलबिलाए? विपक्ष के नेता, या फिर हम यूँ देखते हैं कि ये राहुल गांधी है, ये भी खूब बिलबिलाया, फै 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 फै, कभी कुछ बिलबिला रहा है कभी कुछ। इसके ऊपर अलग से चर्चा करूँगा, पर सुनो, विपक्ष को 100 दिन दे दिए, सरकार अपना चुपचाप काम करती रही। अब आप एकदम देख रहे होगे जो हिंदू राष्ट्रवाद है, मतलब उसके अंदर एकदम आक्रामकता सी आ गई है। रोज़ हम देखते हैं, जैसे योगी जी हो गया, योगी जी कैसे अपनी तरफ से वो कर रहे हैं। योगी जी रोज़ एक नया उदाहरण प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं। कोई भी तुम हरकत करो, कोई भी बेहुदा हरकत करो, सीधा तभी की तभी फैसला। हम देख रहे हैं असम के अंदर जो हेमंता बिश्व शर्मा है, उन्होंने लोगों को डिटेन भी कर लिया, NRC वाली जो चीज़ थी डिटेन करके भी अंदर डाल लिया, और सीधा बोल दिया मैं असम के ऊपर मियाँ मुसलमानों का राज नहीं होने दूंगा। मियाँ मुसलमान कौन? जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, वहाँ के ओरिजिनल नहीं। अच्छा, और देखो हिंदू राष्ट्रवाद के अंदर क्या है। अमित शाह जो इतने दिन तक चुपचाप उनको अलग से बैठाया हुआ था, हम देख रहे हैं एकदम उनकी सक्रियता जो है ना बढ़ गई है। अब किस चीज़ में बढ़ गई है? उनकी सक्रियता बढ़ गई है भाई, फिर से जम्मू कश्मीर का जो अभी वो चल रहा है उसके अंदर। और दूसरा, उन्होंने सीधा बोल दिया हमारी ज़्यादा है संख्या, ये पास हो गया रहेगा, बोल दिया ये उन्होंने कि ये वक़्फ़ का ये होके रहेगा।
अब हम देख रहे हैं दूसरी जो एकदम चीज़ है, इंडिया फुल सपोर्ट करने लग रहा है इजराइल को, ठीक है। अब ये बोलोगे ये यहाँ पर क्या रहा है, इंडिया ने इजराइल को हथियार देने चालू कर दिए, इंडिया ने इजराइल को हथियार देने चालू कर दिए। इस बात के लिए एक है वो पिलपिला सा, एक पिलपिले से एक एडवोकेट ने वह भी लगाई थी, रिट भी लगाई थी कि सरकार को, कोर्ट में लगा दी, सरकार को ये बोला जाता है कि तुम हथियार मत दो। भाई सरकार जनता ने चुन के दे रखी है, तो एक रेट लगा देगा तो इसका मतलब ये जो और आदमी ये वोट डाल के आ रहे हैं तो सारे बेवकूफ़ हैं। ये अपने आप को ज़्यादा शाना समझ रहा था, ये सोच रहा था कोर्ट के थ्रू में देश की विदेश नीति को भी गवर्न कर लेंगे। तो ऐसे भी कुछ बेवकूफ़ आदमी हैं, बेहुदा आदमी हैं जो इस टाइप से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट डलवा दी, लेकिन फुल तरीके से सपोर्ट अभी हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं साइलेंट सपोर्ट है सारी दुनिया के अंदर। अभी उनकी पिछली पॉकेट के अंदर या जेब के अंदर ही डालते हैं पेजर, सारे दुनिया में फटे। जब वो पेजर फटे कहीं ना कहीं मौन समर्थन है। और जो जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंडिया का और इजराइल का, इंडो इजराइल का जो प्रोग्राम चल रहा है, चाहे उसके अंदर वेपनरी हो, चाहे इंडिया से जो अब ये गाजा वाले वहाँ पर बम जो इन्होंने फोड़े और उन्होंने 7 अक्टूबर को जो वहाँ पर एट्रोसिटीज़ करी, उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम आगे से जितने भी जो मेहनती आदमी चाहिए हैं वो भारत से लाएंगे, भारत से जाने लग रहे हैं। इंडिया के लोगों को रोज़गार मिला, ये किस चीज़ की, ये भी जो एक बहुत बड़ी कूटनीति थी मोदी सरकार की वो थी। अब तो मतलब ऑन ग्राउंड उतर चुके हैं वो, टेक्नोलॉजिकली कितना हेल्प करा है। थोड़े दिन पहले इजराइल ने बोला था आप ये वाइट पेपर है इसके ऊपर कहीं साइन करवा लो, जिस भी फील्ड के अंदर आप लोग बोलोगे उसके अंदर एंड तक फुल सपोर्ट आपको देंगे। वो इतना सपोर्ट करने लग रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक पर्सनल बॉन्डिंग भी है मोदी जी की बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। और वहाँ पर और थोड़े लेफ्टिस्ट बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको हटाने की, लेकिन वो जो आदमी है अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा हितकर काम कर रहा है। अब जहाँ तक ये है कि विदेश के अंदर, मैंने विदेश नीति का तो आपको ये बता दिया भाई, जो आतंकवाद के अंदर है जितने भी ये हो गया है इन 5 सालों के अंदर, अभी मतलब ये अब जितने भी साल हुए हैं, सरकार ने एक चीज़ तो करी है, पिछली बार मतलब पिछली गवर्नमेंट में ही कर दी थी, पीएफआई का पूरा नेटवर्क एक दिन के अंदर ख़त्म। ये बहुत इन्होंने अपनी पावर एक तरीके से दिखाई थी। 8-8, 10-10 स्टेट के अंदर एक टाइम पे ऊपर जिस तरह पिछली बार रामनवमी थी उसके ऊपर उनकी रथ यात्राओं के अंदर 10-10 स्टेट के अंदर दंगे कर देना, पत्थरबाजी करना और वो करना। तो इन्होंने बताया था हम ऑर्गेनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड तरीके से हम इस चीज़ को परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। सरकार ने भी ऑर्गेनाइज्ड एक ही तरीके से परफॉर्म करके दिखा दिया। 400 जगह से एक टाइम पर सुबह 4:30 बजे गाड़ी के अंदर देगा हमारे, और एक दिन के अंदर नेटवर्क ध्वस्त, ये करके दिखाया। अब चीज़ क्या है, अब इतना ये काम कर रहे हैं जब ज़बरदस्ती इसको मतलब इंस्टिगेट करने के लिए भारत की सरकार को, ये कश्मीर के अंदर जो जम्मू की तरफ ये बार बार ये थोड़ा इसको इंस्टिगेट करने की कोशिश करने लग रहे हैं। ये कार्रवाई करी गई, सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। लेकिन हम देखते हैं, सबको पता है भाई ये कैसे क्या है। बलूचिस्तान के अंदर 130 पाकिस्तान के फौजी मरे। पाकिस्तान का बलूचिस्तान उनका 46% लैंड ऑफ द मास है, वहाँ का 46% बलूचिस्तान है, वहाँ पर उनकी कुछ नहीं चलती, सिर्फ 1-2 पॉकेट्स को छोड़ के ख़त्म ही कर दिया है। जो उनका KPK है, खैबर पख्तूनवा, उस एरिया के अंदर तो वो सोचे ही बैठे हमारा राजी नहीं है। थोड़े ठंडे पड़ रहे हैं सिंधु देश वाले। ये कहीं ना कहीं जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, और ये विल पावर की बात है कि वो आज इतना परेशान है पाकिस्तान, उसको पता ही नहीं हम कितने दिनों में टूटेंगे। और इसको देख लो, अब आज पड़ोसी की बात चल रही है। मैं ये विदेश नीति की जो सारे देशों को इसलिए कोऑर्डिनेटेड तौर पे ले रहा हूँ ताकि हम देखें क्या हो रहा है। जब एकदम देश के अंदर दंगे, ये बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर हमले चालू हुए और हमने देखा कि उन्होंने अलग अलग वो कर दिया सरकार। और ये भी चीज़ थी, भारत की सरकार ने ही बचाया है इनको, क्या नाम है,
ये शेख हसीना को, ये इंडिया के अंदर लेकर के आगे अभी तक कुछ नहीं बोल रही है वो। उसको पता है सही टाइम पे मेरे को अपने आप वहाँ पहुँचवा देंगे जो कुछ भी है। अब वहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने जब थोड़ी सी हमारे ऊपर अत्याचार करने चालू करे, अब वहाँ के हिंदुओं को देखोगे ना, अब हिंदू बहुत स्पीड से आगे बढ़ने लग रहा है और उन्होंने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने चालू कर दिए हैं। और ये आगे आगे वही पटकथा लिखी जा रही है जो एक टाइम पे बांग्लादेश बनने के टाइम हुई थी कि तुम्हारी ऐसी रोज़ रोज़ की नौटंकी हम सहन नहीं कर सकते। वहाँ से वे उन्होंने बांग्लादेश ने बेशक अलकायदा के आतंकवादी छोड़ दिए और वो ये बोलने लग रहे हैं कि भाई हम हिंदुस्तान पे हमला कर देंगे, और वो फिर से अपनी गलबगियाँ, मतलब अपना जो पुराना आशिक और यार है जो कि पाकिस्तान है, जिन्होंने उनके साथ 30 लाख बंगाली औरतों का बलात्कार किया था, उन्हीं के साथ फिर से जाने की बात कर रहे हैं। उस देश के अंदर अब ये हाल हो गया है, वहाँ की पूरी जो इंडस्ट्री है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री बांग्लादेश को छोड़ के भारत आ गई है। आर्थिक तौर पे फ़ायदा, बांग्लादेश को भूखा बंगाली बना दिया है, ठीक है। और अब वहाँ पर दूसरी चीज़ चल पड़ी है। अब भाई अगर अब वो करा, जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये जो चिकन नेक की प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व कर देंगे। चिकन नेक की प्रॉब्लम, भारत का वो क्षेत्र जो मेन भारत को, पूर्वोत्तर जो भारत है, 7 सिस्टर जो अलग राज्य है उनको मिलाता है, वहाँ पर एक बहुत संकरा रास्ता है। ऊपर भूटान हो जाता है, नीचे बांग्लादेश हो जाता है, ठीक है, साइड में सिक्किम हो जाता है, वहाँ से जाता है। और ये हमेशा यही धमकी देते हैं हम उसको तोड़ करके, है ना, आपके जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं इनको वो कर देंगे, आपसे अलग कर देंगे, इसका इलाज बांध देंगे, ये देखना। और यही होने लग रहा है। अब बात आ जाती है भाई, अब इन सारी चीज़ों को जो करने के अंदर जो काम होने लग रहा है, भारतीय जो एजेंसीज़ हैं इनका बहुत कमाल का हाथ है। चाहे अननोन गनमैन वाले सिस्टम हो, अननोन गनमैन आज तक तो हमने नहीं सुनी थी। पाकिस्तान के अंदर वो खुले दंदनाते रहते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे। इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए, कुछ नहीं आ रहा है। और कोई आता है और कोई ऐसे निपटा जाता है। माया ठगनी है दोस्तों, ये माया किसी से कुछ भी करवा देती है। और ये माया भारत के अंदर नहीं, ये माया जो ठगनी है ये पाकिस्तान में भी ठगनी है। वो ठगनी माया ने उधर क्या क्या करवा दिया वो आपको पता ही है। अभी और बड़े लेवल पर चीज़ चालू होगी। अच्छा, अब बात आती है 100 दिन तक, अलग पॉइंट पे आता हूँ। 100 दिन तक एक तरीके से फ्री ग्राउंड दे दिया मोदी जी ने। किसको फ्री ग्राउंड दे दिया? फ्री ग्राउंड दे दिया राहुल गांधी को और विपक्षी पार्टी को। राहुल गांधी एक लाख खलीफा हो रहा भाई, पार्लियामेंट के अंदर दंदनाता, ये होता, कभी कुछ बताता, कभी कुछ बताता, ये बोलता ये कुछ नहीं है, भगवान शिव की फ़ोटो दिखा के अपनी अलग ही परिभाषा देता, कभी कुछ और कर रहा, पता नहीं क्या सुन के आता था। रोज़ नई नौटंकी, मैं ये कर दूँ वो कर दूँगा, बाय चढ़ानी छोड़ करके अब उसने नई चीज़ें चालू कर दी थी। और हर बार उसको अलग से, आपको पता है 200 से ज़्यादा बार यात्रा कर चुका है पिछले 4-5 साल के अंदर देश से बाहर की। कौन? राहुल गांधी। मतलब आप सोच के देखो, हर एक हफ्ते में इतनी बार तो पायलट और एयर होस्टेस भी वो नहीं करते ट्रैवल, वो भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये हाई है, ये हाई का बच्चा हमेशा इतनी ट्रैवल करता है बाहर से, पता नहीं क्या ब्रीफिंग लेके आता है। और यही ब्रीफिंग के चक्कर में ये मोदी जी की जो आज ये अमेरिका जाने वाले हैं, उससे पहले एडवांस में पहुंच गया था वहाँ पर जाके राहुल गांधी ने जो भी हमारे देश के खिलाफ काम करने वाले उन सब के साथ हाथ मिलाए, ठीक है, सब के साथ फोटो में नज़र आया। कमाल की चीज़ ये है कि राहुल गांधी को उन आदमियों का सपोर्ट मिल गया जिनका कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये भी सपोर्ट कर देंगे। सबसे बड़ा सपोर्ट तो राहुल गांधी को मिला, किसका? पन्नू का। पन्नू का, खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू ने राहुल गांधी को सपोर्ट कर दिया, ठीक है। कमाल की विडंबना है। आप सोच के देखो, इंदिरा गांधी को खालिस्तानियों ने ये मारा था कि हमारा खालिस्तान नहीं बढ़ने दे रही, अब खालिस्तानी सपोर्ट कर रहे राहुल गांधी को। ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, ये सही कह रहा है। उनको पता है हमारा खालिस्तान ये पप्पू ही बनवा सकता है और कोई नहीं बनवा सकता। अब बात आ जाती है फिर इल्हान उमर। आपको एक बात बताना चाहूँगा मैं, ये बहुत मतलब पब्लिक चीज़ है, ये पब्लिक चीज़ है, आपकी नॉलेज में है या नहीं। ये इल्हान उमर जो है ना,
ये जब अमेरिका में आई, इसने अपने सगे भाई को अमेरिका में लाने के लिए पता है क्या दिखा दिया कि हम दोनों पति पत्नी हैं। इल्यान उम्र की बात बता रहा हूँ, जो जिससे ये राहुल गांधी मिल के आया हुआ है। सोच के देखो ये किन से मिल के आया हुआ है। अपने सगे भाई को ये दिखा दिया ये मेरा पति है, ऐसे करके ये अंदर घुसी थी अमेरिका के अंदर। और भाई फिर बाद में तो अमेरिका का आपको पता है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर लैंड ऑफ पैसे वालीज हैं। वहाँ पर वो कैसे कैसे करके किसी और नैरेटिव से वो करके वो वहाँ की पार्लियामेंटेरियन भी बन गई, कांग्रेसमैन भी बन गई। कहने का मतलब ये है अब वो पूरी दुनिया के अंदर आईएसएस सिंपैथाइजर है, आईएसएस को सिंपैथाइज करती है, नॉर्मलाइज करती है, भारत के हर नैरेटिव के खिलाफ रहती है, कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के साथ रहती है। ये आएगा बच्चा राहुल गांधी उसके साथ खड़ा होकर फ़ोटो खिंचवा के आया। फिर इसने एक और नया शगुफा छोड़ा था। क्या शगुफा छोड़ा? भारत के अंदर सिख हैं जो सरदार हैं उनको ना कड़ा पहनने दिया जाता, ना कुछ और मतलब गुरुद्वारों में जाने दिया जाता। इस टाइप की इसने बात करी थी। जिस आदमी को उठा करके, आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, जिस रिपोर्टर को उठा करके ये बात बोली थी ना, अगले दिन उसका ही वक्तव्य आ गया। उन्होंने बोल दिया भाई ऐसी तो बात ही नहीं है, मैं तो खुद इंडिया से होकर के आया हूँ, मेरे को तो किसी ने नहीं कहा। लेकिन वो चीज़ प्रमोट नहीं करी। जब से ये आया है और मोदी जी ने और थोड़ा स्क्रू से टाइट करें। आपको पता है अमेरिका से आने के बाद किसी भी पब्लिक डोमेन पे या किसी भी पब्लिक मीटिंग के अंदर कहीं पे नज़र नहीं आया और वापस भाग गया है इंडिया से बाहर। ऐसी क्या चीज़ हो गई है? अब इसको समझ में आ गया क्या खतरा सताने लग गया क्या? ऐसी बात तो नहीं है। वो जो क्या नाम है नेशनल हेराल्ड वाला जो केस है, जो न्यूज़पेपर जो बिल्डिंग इन्होंने औने पौने दाम के ऊपर वो कर रखी थी, वो सामने आने लग रही है या क्या चीज़ है इसका अभी तक पता नहीं है। लेकिन इंडिया छोड़ के भाग चुका है, पाँव उखड़ चुके हैं। और जब मोदी उधर जाएंगे ना, आज मोदी जी जाएंगे अमेरिका के डीप स्टेट को, अगर हम सोच रहे हैं अमेरिका का राष्ट्रपति चला रहा है, उसके डीप स्टेट को हिंदी में समझा के आएंगे कि तुमने बहुत एन टेन उल्टी सीधी बात कर ली, अब मैं इसको सोल्व करूंगा। उनको सीधी धमकी दे जो तुम हमारे को कर रहे हो ना, और एक तरीके से स्क्रू टाइट भी कर दिया है। अभी हाल फिलहाल में मोदी जी ने तो एक ऐसा काम कर दिया नहले पे दहला। ये नहीं मैं उनकी बड़ाई मार रहा हूँ, लेकिन ये टिट फॉर टैट जो हम चाह रहे थे ना, पता नहीं कैसे हमारी बात पहुंची है, ये मोदी जी तक बात पहुंची और मोदी जी ये करने लग रहे हैं। इसमें भाई हम अपने आप को क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? कहीं ना कहीं हमारे मन की बात पूरी हो गई है हम खुद ही दे रहे हैं, कोई दे चाहे ना दे। क्या बात हुई है? जो इनके राजदूत थे वो किससे मिल रहे थे? ओवैसी से, उमर अब्दुल्ला से मिल के आए। क्या नाम है, जम्मू कश्मीर में बताने के लिए इसकी सरकार आ रही है। और किसान लीडरों से भी मिलते हैं इनके, क्या नाम है, जो डेलीगेट्स हैं इनको उसमें बुलाते हैं एम्बेसी के अंदर। भारत के किसान जो ये आंदोलनकारी थे, किसान नेता थे, इनसे उनका क्या काम, और जितने भी हमारे जो सरकार के विरोध के काम थे ना, उन सब से मिलने लग रहे थे। मोदी जी ने क्या काम किया? मीटिंग तो प्रेसिडेंट के साथ थी, पर्सनल स्पेशल टाइम देके डोनाल्ड ट्रंप जो आने वाले जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ मीटिंग फिक्स कर दी। टेट फॉर टैट, तुम ये करोगे मैं भी तुम्हारी फील्डिंग जमाऊंगा, और फील्डिंग फिर अब बड़े लेवल पर जमेगी। ये चीज़ भाई उनको बिल्कुल क्लियर कर दी है। अब और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये हो गया एक तरीके की खुलेआम जिस तरीके से सपोर्ट दे दिया हम देख रहे हैं। इससे पहले तो सिर्फ योगी जी, बुलडोजर नीति की बात कर रहा हूँ मैं, योगी जी को एक तरीके से वो अपनी तरफ से फ्री हैंड लेकर के बुलडोजर का बहुत बढ़िया सदुपयोग कर रहे थे। अब हम देखते हैं इस चीज़ का गुजरात में भी प्रयोग चालू होने लग गया है, मध्य प्रदेश के अंदर भी यूज़ होने लग गया। भजन लाल जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो भी करने लग गए हैं, और हर जगह इस्तेमाल होने लग गया है। कह दिया है आक्रामकता बढ़ाओ और जो चीज़ गलत है उसको रोको। ये जो चीज़ है ये भी भाई बहुत बढ़िया जो चीज़ है, जो चेंजेस हमारे को नज़र आने लग रहे हैं ये। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, वक़्फ़ के अंदर जो इनकी ये पता है, ये जो एक ड्रीम सोच रहे थे भारत की, जो ये पीएफआई थी, ये यूँ सोच रही थी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, हम भारत को 2047 तक कब्जा लेंगे, चाहे हमारी संख्या हो चाहे ना हो, और फिर हम मुस्लिम उम्मत में शामिल हो जाएंगे। मुस्लिम उम्मत का मतलब क्या है?
ये जितने भी मुसलमान होते हैं ये एक उम्मत के अंदर बिलीव करते हैं, नेशनैलिटी में। जो बाहर के मुसलमान हैं वे बिलीव नहीं करते। भारत के वालों के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बाहर के मुसलमानों में बता रहा हूँ, वे नेशनैलिटी के अंदर, नेशन स्टेट के अंदर बिलीव नहीं करते। बोलते पूरे मुसलमान एक उम्मत है, हम उसमें हो जाएंगे। तो उसके ऊपर सबसे बड़ी जो चोट करी है ना, वो ये करी है। अब भाई जो ये कहने लग रहे थे एक तरीके से, चाहे संख्या हो ना हो, ज़मीन तो हमारी है। जैसे मैंने दिल्ली का भी बताया ना, दिल्ली के 6 मंदिर के ऊपर अपना अपना दावा ठोक दिया। और एक केस भी है, कभी मतलब अपनी इसकी प्रोफाइल के ऊपर मैं शेयर भी कर दूंगा। एक जज हैं आलूवालिया जी, उनके संज्ञान में, हाई कोर्ट के जज हैं वो, उनके संज्ञान में एक केस आया। जो वक़्फ़ का जो वकील था बार बार ये कहने लग रहा था हमने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया, किस वक़्फ़ बाय यूज़र, इसके लिए कि भाई इतने सालों से यहाँ पर मुसलमान नमाज पढ़ते आ रहे हैं तो ये हमारी होगी। आलूवालिया जी ने सीधा यही बोला, अब भाई ऐसे तो तुम एक काम करो, लाल किला ले लो, ताजमहल ले लो, रोड ले लो, सब कुछ ले लो, ठीक है, ये क्या सिस्टम है तुम्हारा, हमारे को बताओ कब दी गई, कैसे दी गई। तो वो जो चीज़ थी ना, उसके ऊपर जो इनकी मुस्लिम उम्मत जो बनने वाली थी, सबसे बड़ी चोट ये होने वाली है ना, सबसे बड़ी चोट है ये, बहुत बड़ी बात है जो अभी होगी। अच्छा, अब यूँ देखो, कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंदुओं का पुनर्जागरण भी हो रहा है। हिमाचल इसका बहुत बड़ा एक तरीके से परिचायक है। आपको पता है, खाली संजौली के अंदर ये बात नहीं हुई, मंडी 2-4 जगह और हैं, मंडी हो गया, अलग अलग जगह जहाँ जहाँ पर भी, मनाली और बहुत सारी जगह जहाँ पर भी इन्होंने जगह एक फल बेचने लग गया, वहीं पर इस ये कोई देख नहीं रहा है, 2-4 वो ईंट लगाई, बना दी मज़ार और वो फिर चढ़ गई। जो ये सारी चीज़ें थी उनके सब के नॉलेज में आ गई है। वहाँ का जो लोकल आदमी है, हिंदू आदमी, जग गया है इसके खिलाफ। अब उन्होंने क्या काम कर दिया है, उन्होंने एक काम करके दिखाया और पूरा देश अब उसकी तरफ से प्रेरणा ले रहा है और पूरे देश के अंदर भी हिंदुओं का एक तरीके से पुनर्जागरण चालू हो गया। ये कहीं कहीं ना कहीं जो परोक्ष तौर के ऊपर जो ये जो माहौल बन रहा है, ये उसका सबसे बड़ा परिचायक है। अच्छा, अब जो क्या नाम है, हम ये देख रहे हैं अब जो राजनीति का जो ध्रुवीकरण की बात हो रही है, इससे पहले क्या काम हो रहा था कि भाई सबका साथ सबका विकास। ये जो सरकार थी ये सबसे पहले यही लेके चली थी भाई, और सबका साथ सबका विश्वास, ये एंड है, कंक्लूजन है। फिर उन्होंने क्या काम किया, फिर उन्होंने सबका विश्वास और जोड़ दिया, और विश्वास, जो विश्वासघाती थे उन्होंने विश्वासघात करके दिखा दिया। वो एक समाज जो हमेशा विश्वासघाती है वो कभी भी किसी का सगा हो ही नहीं सकता, उसने वही विश्वासघात करके दिखाया। तो अब सरकार दोबारा चल पड़ी है, जिसका साथ उसका ही विकास, ठीक है, अब उस पे चल पड़ी है। और ये देखना, ये बीजेपी भारत की सरकार को बहुत आगे लेके जाएगी, क्योंकि दूसरे जो समुदाय है वो हैं एक तरीके से लठों के यार। आपने उनको है ना राशन दिया, इलाज दिया, घर बना के दिया, सब कुछ दिया, फ्री में दिया, कंप्यूटर भी दे दिया, उनकी जो किताब है उससे कंप्यूटर तक की भी बात दे दी। लेकिन उन्होंने एक हाथ में तो वो किताब दे देंगे, एक हाथ में कंप्यूटर, उन्होंने काम वही विश्वासघात के करे। उस चीज़ का इलाज यही है, जिसका साथ उसी का विकास, विश्वास भी उसी का लो, इनके विश्वास की ज़रूरत नहीं। सरकार अब इस चीज़ पे चल गई है, और जितनी इस पे चलेगी तरक्की पाएगी। दूसरे हैं लठों के यार, क्योंकि उन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो मतलब परसेंटेज है क्राइम के अंदर जो वो है, अब उस चीज़ के ऊपर भी सरकार अपनी तरफ से जो भी इस टाइप के जो रेगुलर ऑफेंडर हैं जितने भी ये हैं उनके ऊपर भी काम करना चालू कर दिया। सरकार ने एक बहुत बड़ी रणनीति के साथ आ रही है। भारतीय दंड संहिता, न्याय जो संहिता लेकर के आई है, जो एक तरीके से समाज के अंदर अव्यवस्था फैलाने लग रहे थे। पहले था इंडियन पीनल कोड, सज़ा दी जाती थी, न्याय नहीं होता था। लेकिन
अब न्याय होगा, उसके लिए धीरे धीरे काम करने लग रहे हैं। यही अभी जुडिशियल रिफॉर्म भी हो गए हैं, संदेश सारे जजों को पहुंचा दिया गया है, कॉलेजियम सिस्टम हिलने वाला है, कॉलेजियम सिस्टम हिलने वाला है, एजुकेशन पॉलिसी के अंदर प्रभाव आने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आपको एडवांस में बता रहा हूँ, ये चीज़ होने वाली है, ये सारे काम हुए हैं। तो जो साइलेंटली जो काम है ना, ये बोलते हैं एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। तो भाई बोल करके ना, बोल करने की बजाय काम जो करके दिखाया है ना मोदी सरकार ने, ये बहुत ज़्यादा प्रभावी है। तो भाई ये कुछ चीज़ थी, मैंने सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करके ये वीडियो बनाई। जहाँ तक हो सके भाई इसको शेयर करो, अपने प्रोफाइल पे लगाओ, और भाई जो हो सके इसको आप जैसे यूज़ कर सकते हो कर सकते हो। बाकी जय हिंद राष्ट्र, भारत माता की जय।